पहल एकेडमी के इस मंच से सभी सुधी श्रोताओं का, अब मैं सुधी श्रोता कहूँगा, स्वागत। इससे पहले तक हम पृष्ठभूमि ले रहे थे कि कैसे हम व्याकरण में पारंगत हों, इसके लिए कुछ पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। आज जो हमारा सही टॉपिक है, जैसे संधि है, हम संधि पे जाएंगे। अच्छा, संधि पे जाने से पहले, उपसर्ग पे जाने से पहले और विलोम और पर्याय पे जाने से पहले, प्रत्यय पे जाने से पहले एक सामान्य जानकारी आपको देनी थी। वो हमने इस रूप में देने की कोशिश की है कि भाई जो हिंदी के शब्द होते हैं ना, एक तत्सम शब्द होता है। एक शब्द क्या होता है? तत्सम। जैसे गृह जो शब्द है ना, ये तत्सम है। और तद्भव क्या है इसका? घर एक उसका बिगड़ा हुआ रूप है, या सुधरा हुआ रूप कह ले। हम सहज ढंग से हमारे जो लोग हैं बोलते हैं शब्दों को थोड़ा सहज करके बोलते हैं, घर। और देशी शब्द क्या होता है? देशी शब्द जो हमारे ग्रामीण लोगों ने या हमारे परिवेश के लोगों ने अपने ढंग के शब्द बनाए, क्योंकि शब्द कोई पहले से सारे बने बनाए शब्द ही प्रचलित नहीं होते। कुछ नए शब्द भी बनते जाते हैं और हमारी भाषा में सम्मिलित होते जाते हैं। तो ऐसे जो देशी शब्द बन जाते हैं, जैसे घर घराहट है ना, घर घराहट, ठक ठकाहट, ये देशी शब्द हैं। ये किसी संस्कृत के नहीं हैं या कोई अन्य देशी विदेशी शब्दों के नहीं हैं। विदेशी में आपको ध्यान ही रखना है, विदेशी में बहुत सारे हमारे शब्द सम्मिलित होते हैं। जैसे विदेशी में फारसी का बड़ा प्रभाव है हिंदी के ऊपर। इस तरह से अरबी, यहाँ पे मुस्लिम शासकों का जो शासन चला उस क्रम में हमारे यहाँ बहुत सारे शब्द अरबी के प्रचलित हो गए, फारसी के प्रचलित हो गए। तुर्की के भी शब्द हमारे यहाँ प्रचलित हो गए। तुर्की, गोवा में, गोवा के आसपास बहुत दूर तक जो है ना पुर्तगाली थे, तो पुर्तगाली शब्द भी हमारे हिंदी में शामिल हो चुके हैं। जैसे पाव रोटी वगैरह जो शब्द है ना, वो पुर्तगाली शब्द है, खूब प्रचलन में है ये। और अंग्रेजी तो आप जानते ही हो, अंग्रेजी तो हमारे सिर चढ़ पे बोल रहा है ना। तो अंग्रेजी शब्द भी यथावत हम हिंदी में प्रयोग में ले रहे हैं। तो विदेशी शब्दों का जो संवर्ग है उसमें इतने सारे और भी शब्द आ सकते हैं। और भी जापानी वगैरह बहुत सारे शब्द हैं जिनके 2-2, 4-4, 6-6 शब्द सम्मिलित हैं। और मिस्र में मिस्री शब्द आया करते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि सारे शब्द तद्भव नहीं हैं। इसकी प्रकृति, क्योंकि व्याकरण के नियम को जो हम जब लगाने जाएंगे तो तद्भव में, देशी में, विदेशी में, इनमें हमारा नियम नहीं लगेगा। अधिकतर शब्दों में हमारा नियम नहीं लगेगा। इनमें हमारा जो भी नियम लगेगा, अधिकतर 80+ % जो नियम हैं, जो तत्सम के नियम हैं, व्याकरण के नियम हो, इसमें लगेंगे। और थोड़े से नियम हैं जो तद्भव के अलग हैं, जैसे तद्भव की संधि है, तद्भव के उपसर्ग हैं, है ना। तो इसका प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। बहुत छोटा और सरल है। इधर से जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सरल हैं। और ये तत्सम से संबंधित जो नियमावली है वो अपने आप में विशिष्ट स्थान रखते हैं और अधिकतर पाठ्यक्रम में इसी से पूछे जाते हैं। तो ये हम आपको कल बताना चाह रहे थे। तो शब्द निर्माण, जैसा कि हमने आपको बताया था, शब्द वाला जो अपना पाठ्यक्रम है शब्द, उसकी शुरुआत हम सामान्य परिचय दे चुके हैं, उसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं। तो आइए, शब्द निर्माण में संधि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। संधि का मतलब होता है जुड़ना। तो शब्द जुड़ते हैं और निश्चित क्रम से जुड़ते हैं, उनका एक विशिष्ट नियम है, उसी से जुड़ते हैं। ये नहीं कि हम किसी शब्द को किसी शब्द से कैसे भी जोड़ दें, ऐसा नहीं। उनका जो विशिष्ट नियम से हजारों साल से चलता चला आ रहा है, उस हिसाब से हम थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे और फिर उसको सीखेंगे। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो हम पहले से पता हम लोगों को, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। बस हमें, जैसे गुरुत्व का नियम है ना, गुरुत्व बल का अनुभव सब लोग करता है, सब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति करता है गुरुत्व बल का अनुभव। लेकिन जब गुरुत्व बल पढ़ने की बात आती है तब आपको विधिवत विज्ञान में जाना पड़ता है। और जब विज्ञान में आप जान जाते हो तो गुरुत्व बल का बढ़िया प्रयोग कर सकते हो। एक सामान्य व्यक्ति जो खाली अनुभव करता है कि भाई कोई वस्तु छोड़ने से नीचे गिर जाती है, यही गुरुत्व बल है, तो इतना सा जाना गुरुत्व बल का वो नहीं है। इतना जान के बस केवल आप सामान्य व्यवहार कर सकते हो। लेकिन गुरुत्व बल के अंदर जाओगे तो जैसे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल बातें जो बनी हैं वो गुरुत्व बल के जानने से बनी है। नियमों को ऐसे ही आप बड़े बड़े शब्दों का विनिर्माण जब करोगे तो वो
ये शब्द पहले से हैं आपके जहन में, लेकिन नियम जान लेने के बाद आप साइंटिस्ट हो जाओगे शब्दों का। तो आइए हम लोग सब साइंटिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, और आज हम शुरू करते हैं शब्दों के वैज्ञानिक बनने के लिए संधि शब्द का आरंभ। तो आइए संधि शब्द में, संधि पाठ्यक्रम में जो आपका पहला जो ज्ञातव्य बात है वो है अक्षरों का ज्ञान। हमें पहले से हो रखा है, अक्षर कैसे मिलते हैं आपस में हमें पता है, शब्द बनते कैसे हैं, शब्द अक्षरों से बनते हैं, और अक्षर में कौन कौन से अक्षर होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है, व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर व्यंजन नहीं मिलते, व्यंजन और स्वर आपस में मिलते हैं। तो जो अक्षर मिलते हैं आपस में फिर शब्द बनते हैं, और शब्द बनने के बाद फिर वाक्य बनता है, वाक्य के बाद फिर निबंध बनता है, निबंध के बाद प्रबंध बनता है, फिर कहानियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शब्द विनिर्माण के क्षेत्र में हम आपके पाठ्यक्रम में लिखा हुआ संधि, और एक लिखा हुआ विच्छेद, हिंदी संधि विच्छेद ऐसा लिखा हुआ है। तो दोनों को आप देख लो। संधि का मतलब होता है जुड़ना, और विच्छेद का मतलब होता है ये माइनस कर देते हैं, विलग होना। तो जैसे रमा शब्द है उसमें ईस जोड़ेंगे। अभी हम संधि शुरू नहीं कर रहे हैं, हम केवल विच्छेद और संधि को समझ रहे हैं। तो रमाधन ईस जो है ना ये विच्छेद हो गया। इसकी जब जोड़ेंगे तो आगे नियम आएगा, उस नियम से आ ई मिल के ए हो जाता है। तो रमेश जो है ये हो गया आपका संधि। तो रमेश संधि है, विच्छेद वो है। तो 4 शब्द तो आते हैं आपके संधि करने के लिए, और 4 शब्द आता है आपका विच्छेद करने के लिए। तो दोनों ही अपने आप में, बच्चे कहते हैं कि साहब इसको जोड़ना तो सरल है, इसको तोड़ने में कठिनाई होती है। कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि इसका विकल्प देखिए, इसका विकल्प होगा रम धन इस, क्योंकि अ और ई मिलके भी ए होता है, अ ई मिलके ए होता है। तो उस हिसाब से ये नियम है, उस हिसाब से अ ई मिलके ए होना चाहिए, तो रम धन इस भी सही होना चाहिए। दूसरा हो सकता है रमा धन इस, क्योंकि आ और ई मिलके भी ए होता है। तो नियम बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल 100% सही नियम है ये वाला। तो एक नियम ये हो गया, एक नियम ये हो गया। तीसरा नियम है अ और बड़ी ई मिलके भी ए होता है, ये भी नियम बिल्कुल सही है। और आ और बड़ी ई ये मिलके भी नियम ए बनाता है ना। तो ये 4 नियम है, चारों नियम अपने आप में सही हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए, नियमों के हिसाब से दिन दिन नियम पढ़ेंगे, हम व्यवहार की बात नहीं जानेंगे, हम थोड़ा सा अतिरिक्त बात नहीं जानेंगे, तो हम इसका संधि ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो रमाधन इस दूसरा हम लेते हैं तीसरे नियम के आधार पे, और ई रम धन ईस, ये क्यों सही नहीं है? और चौथा ले रहे हैं हम रमाधन ईस। तो रमाधन ईस जो है ना ये सही है। अब देखते हैं ये सही क्यों है, ये सही क्यों नहीं है। तो ये जो संधि है, संधि में जब रमाधन ईस को आप जब रमेश को तोड़ेंगे तो ये चारों आपके दिमाग में घूमेगा। यदि आप प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं, यदि आपने प्रैक्टिस की है, तो आपके दिमाग में ये वाला ज़्यादा कौंधेगा। ये तीनों गलत। गलत क्यों है? तो क्योंकि रम नाम का कोई शब्द ऐसा होता नहीं है हिंदी भाषा में। रम एक मदिरा की कोई वो है, प्रकार है, उसको छोड़ के बाकी रम कोई हमारे यहाँ प्रचलन में नहीं है, वो भी वो अंग्रेजी का शब्द है। रमा शब्द लक्ष्मीवाचक है, शब्द तो सही है, फिर वही रम शब्द आ गया। तो ये और ये शब्द सार्थक है, ये दोनों शब्द निरर्थक हैं, इसलिए ये नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ई जो है ना, ये इस नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, ये कोई शब्द ही नहीं है। ई से एक शब्द होता है और ई के शब्द होता है। तो यहाँ पे रमा सही है, यहाँ पे इस गलत है, यहाँ पे रमा भी सही है, इस भी सही। इसका मतलब होता है स्वामी। इसलिए मतलब रमेश के 4 विकल्प बनते हैं, और हमें यही कारण है कि हमें कठिन लगता है कि किस विकल्प को सही कहा जाए। और यहाँ तो चलो, यहाँ तो यदि आपने नियम सीखा हुआ है तो आपने आ और ई मिलके ए होता है, क्योंकि हम नियम यही सिखाने वाले हैं आपको आगे चल के। अभी हम संधि शुरू नहीं की हमने, है ना, संधि की पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं। तो हम जब संधि सीखेंगे तब हम देखेंगे कि आ और ई मिलके ए होता है, यह हमने नियम याद किया हुआ है।
इसलिए आ और ई मिलके ए कर देंगे। तो देखिए रम है, आ है, फिर ई है, ठीक है ना। तो हमने रमा में से आ बाहर किया और हमारा नियम क्या कहता है, ये आई के स्थान पे ए करने के लिए कहता है, तो हमने ए कर दिया। अब हमारे पास बचा रम, ए और शौ। जब इन सबको मिलाएंगे ना तो मौ से ए मिला तो क्या बन गया, रमेश। तो तुलनात्मक रूप से विच्छेद का संधि करना बच्चे सरल मानते हैं और तुलनात्मक रूप से संधि किए हुए शब्द का विच्छेद करने में उन्हें कठिनाई होती है। लेकिन ये बच्चों की बातें हैं। वास्तव में विशेषज्ञता के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत तथ्य हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, देखिए मेरे पास शब्द हैं, इतना तो सबको पता ही होगा, मेरे पास शब्द है स्व और एक शब्द है ईर। आपको ये सही लगता है ना? अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि बच्चे जैसा बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो शब्द है देखा जाए तो आ ई मिलके ए कर दीजिए। नियम हमारा क्या कह रहा है, और ई है इसको मिला के ए कर दीजिए। क्या बनेगा ये बनेगा, दोनों के मिलाने से बनेगा स्वेर। स्वेर नाम का जो आपका रूप बन रहा है सामान्य नियम से, वो गलत बन रहा है। इसलिए संधि किया हुआ शब्द सरल होता है कहना, ये वो केवल और केवल एक प्राथमिक ज्ञान का द्योतक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको अंतरतम में जाके गंभीरता से बात सीखनी होगी। ये सरल नहीं है, देखिए गलत हो गया, आई मिलके ए होना तो गलत हो गया। तो क्या बनता है, ये दोनों मिलके जो है ना ये बनाते हैं स्वैर। स्वैर, इसलिए ये नियम छोड़ दो आप कि साहब संधि करना तो हमें आता है, विच्छेद करना हमें दिक्कत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हो जाता है भाई। ये कोई हमारा शब्द थोड़ी है, ये तो शास्त्र का शब्द है। कुछ नियम से बनते हैं, कुछ अलग ढंग से बनते हैं, सारे शब्द हमें आने चाहिए। तो देखिए स्वर गलत है, स्वर सही है, इसलिए विच्छेद वाला सरल होता है, ये सिद्धांत आपका कट गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक शब्द है प्रौढ़, है ना, प्रौढ़ शब्द है। नहीं, यहाँ तो विच्छेद करना है ना, तो चलिए इसका विच्छेद करते हैं। और विच्छेद में देखिए हमने लिखा शब्द प्र धन ऊढ़, एक तो ये लिखा। अब यहाँ देखा जाए तो औ मिलके औ मिलके क्या होता है, ओ होता है। ये सामान्य नियम है, लेकिन हम इसको यहाँ पे दूसरे रूप में रखेंगे। यहाँ देखिए हम पहले प्रौढ़ ले लेते हैं, जैसा पहले लिखा था, ये हमने ले लिया प्रौढ़, ठीक है। अब इसमें जो औ है, ये देखिए इस प्रौढ़ में जो औ है उसको यदि तोड़ा जाएगा तो वास्तव में होना चाहिए था प्र एक उपसर्ग होता है, और ओढ़ नाम का शब्द आप कल्पना कर सकते हो। तो जैसे आप ऐसा करोगे वो गलत हो जाएगा, ये नहीं होता है। तो क्या होता है, तो ये वास्तव में प्र होता है और ऊढ़ होता है। तो यार ये तो बड़ा गड़बड़ झाला है। तो वास्तव में संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय हो, इसमें 50 से 55% बहुत इजी है, 6ठी 7वीं 8वीं लेवल का है। आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं उसको तैयार। और फिर इसके बाद 50% के बाद जो 30% है वो क्लिष्ट है, वो क्लिष्ट है। देख लो आप यहाँ पे आधन औधन ई मिलके ए होना चाहिए था, पर ए नहीं हो रहा, आई हो रहा है। यहाँ देखिए और उ मिलके ओ होना चाहिए था, इन दोनों को मिलके ओ होना चाहिए था, यानी प्रौढ़ होना चाहिए था। लेकिन ये क्या बन रहा है, प्रौढ़ बन रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम चर्चा कर रहे हैं वो 30% की चर्चा है, 50% सामान्य है। उसको संधि समझ के मत बैठो आप। हाँ, यदि आपको नंबर लाना है संधि का या जो भी है, इसमें तो 25-30 नंबर लाने हैं। यदि आपको 50 में से, मतलब 50 नंबर का ग्रामर होता है, यदि आप बहुत बढ़िया करेंगे तो 50% लाएंगे सरल वाला, तो आपके नंबर आएंगे 25-30। 25-30 से कभी ज़िंदगी में आप RS को पार नहीं कर सकते। तो सामान्य नियम से हट के जो विशेष नियम है वो है 30%।
और जो अपवाद का नियम वो है 20%। तो अपवाद और क्लिष्ट को मिला के ही योग्यता सूची बनती है, सामान्य से नहीं बनती है। तो ये मैंने केवल डिस्कस किया है। अब हम इसके आगे संधि पे कैसे हमें अप्रोच करना है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये हमने खाली आपको भ्रांति दी, ये मैंने केवल भ्रांत किया, आपको बताया कि सरल तरीके से हमारा अप्रोच काम नहीं देगा, हम केवल 50% कर पाएंगे। हमें बढ़ना है एकदम 90 और 100 तक जाने के हिसाब से आपको बढ़ना है। तो आइए संधि की शुरुआत करते हैं और आपको हम इसकी जो बेसिक बात है, पहले मैं जो कराऊंगा वो रहेगा सामान्य संधि। जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, हमारी जो संधियां हैं वो संधि में हम 50% वो संधि रखते हैं, 50% जो सरल है, 30% संधि वो है जो क्लिष्ट है। 30% कैसी है? क्लिष्ट है। इसको भी सीखेंगे बाद में, दूसरे चरण में सीखेंगे क्लिष्ट को। और जो 20% है वो अपवाद है, ये जो सरल वाला है ये हजारों की संख्या में है, ठीक है ना। और जो क्लिष्ट वाला है वो 150 से 150 के बीच में है और क्लिष्ट वाला। और जो आपका अपवाद वाला है ये मुश्किल से 60-70 है। अब देखो मेरिट बन रही है इससे और इससे, और ये हैं कितने? ये 100, 210 हैं। और इससे आप केवल 50% ला रहे हैं, वो कितने हैं? 1000+ है। ये 1000+ है, ये 10,000 भी हो सकते हैं ये। और ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी चीज़ है। तो इसी को कहते हैं रणनीति, इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजी। यदि आप हमारे साथ पढ़ेंगे, पहल के साथ चलेंगे, तो आपको हम यहाँ कचरे में फंसने नहीं देंगे। यहाँ सीख के, जान के, झट से आपको यहाँ लाएंगे। मुश्किल से 200 शब्दों को संधि के सीख के, 200 शब्दों को जान के आप क्लिष्ट वाला 30% और अपवाद वाला 20% आराम से कर लोगे आप। मैं संधि की बात कर रहा हूँ। यही अनुपात प्रत्यय में है, लगभग यही अनुपात उपसर्गों में है ना। तो इस तरह से हम सरल वाली बात जो है उस पे आते हैं। तो सरल वाली बात एकदम सरल है, देखते हैं उसको। आपने पहले भी पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप थोड़ा सा यदि ध्यान देते हैं तो ये गणितीय पद्धति से हम इन चीज़ों को लेंगे। गणित 2 2 4 4 4 8 8 8 16 जो विधा है, हम क्लिष्ट गणित की बात, हम जब गणित की बात करते हैं ना, तो मेरा मतलब होता है सरल प्रकृति वाला गणित, जो तीसरी चौथी के बच्चे पढ़ा करते हैं, जाना करते हैं। तो दूसरी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों की जो गणित है, वही गणित का नियम हिंदी भाषा में, व्याकरण में हम प्रवर्तित करते हैं, लागू करते हैं। तो सबसे पहले सरल को लेते हैं। सरल 50% संधि सीखने के लिए हमारा पहला नियम है, संधि का जो पहला नियम है उसको हम लेंगे। लेकिन इससे पहले हम संधि की परिभाषा ले लेते हैं। परिभाषा में संधि की परिभाषा होगी एकाधिक शब्दों का, मैं लिख देता हूँ, कई बार परिभाषा से संबंधित बात भी आ सकती है, इसलिए हमें कंसेप्ट समझ लेना चाहिए। एकाधिक सार्थक शब्दों का, एकाधिक सार्थक तत्सम शब्दों का, एकाधिक सार्थक तत्सम शब्दों के मिलन से यदि ध्वनि परिवर्तित हो, यदि ध्वनि परिवर्तित हो तो उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। यह हमारी संधि की परिभाषा है। अब इसको समझने के लिए देखिए, एकाधिक इसलिए कहा, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 2 शब्दों के बीच संधि होती है, ऐसा नहीं है। 4-4 शब्दों के बीच भी संधि होती है। जैसे देखो, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं पहले एकाधिक को बताता हूँ। देखिए, सांगोपांग शब्द है, सांगोपांग, ये देखिए। एकाधिक क्यों कहा?
एक से अधिक, दो शब्द नहीं होते संधि में, बहुत सारे शब्द होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 2 भी होते हैं, अधिकतर 2 होते हैं, इसलिए 2 शब्द कहना गलत होता है। तो देखिए सांगोपांग का विच्छेद करेंगे, सौ, कितने शब्द देखिए, सौ, धन, अंग, धन, उप, धन, अंग, ये लीजिए, ये कितने शब्द हो गए? 4 शब्दों की संधि आ गई साहब। क्या परीक्षक सांगोपांग नहीं पूछेगा? इसलिए हमारी परिभाषा है एकाधिक सार्थक तत्सम शब्दों। ये देखिए जो शब्द है ना, ये सांगोपांग तत्सम शब्द है। मैं एक और लेता हूँ इसके, तो एकाधिक शब्द होने चाहिए। तो देखिए सांगोपांग आ गया, और यदि हिमधन आलय है तो वो भी है, हिमधन आलय 2 शब्दों का है, यहाँ 2 शब्द है, यहाँ 4 शब्द है, ये सब संधि में आएंगे। दूसरा देखिए सार्थक शब्द होने चाहिए, सार्थक और तत्सम होने चाहिए। अब जैसे देखिए कांग्रेस शब्द है हमारे पास, कांग्रेस जो है ना इंग्लिश का शब्द है, कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, और इसका जो अध्यक्ष है वो तत्सम का हिंदी शब्द है। अब कोई चाहे कि कांग्रेस में जो 100 में अ है, 100 में अ है, और अध्यक्ष का जो अ है, ये दोनों मिला के आ करके हम क्या लिख सकते हैं? कांग्रेसाध्यक्ष। यदि आप ऐसा लिखते हो, कांग्रेसा, आ मिल गया, कांग्रेसाध्यक्ष, तो ये कोई शब्द नहीं होता है ना। एक अंग्रेजी का शब्द, एक संस्कृत का शब्द, दोनों मिला के संधि नहीं हुआ करती। इसलिए हमने कहा तत्सम शब्द होने चाहिए। ये जो शब्द है ना कांग्रेस, ये अंग्रेजी का है, तत्सम नहीं है, और अध्यक्ष जो है ना तत्सम है। इसलिए हमने परिभाषा में क्या लिखा कि देखो साहब, आपका जो शब्द होगा वो एक से अधिक होना चाहिए, अर्थ वाला होना चाहिए, तत्सम शब्दों के बीच ही संधि होती है। तत्सम, तो ये चूंकि तत्सम नहीं है दोनों, इसलिए इसके साथ होने वाली जो संधि है उसको हम संधि नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये, ध्वनि परिवर्तित होनी चाहिए। तो ध्वनि परिवर्तन का मतलब होता है कि जो शब्द दोनों में है, जैसे हिमधन आलय है, इसमें अ है, इसमें आ है, देखा जाए तो 1 और 2 चीज़ें हैं, इन दोनों को मिला के एक चीज़ हो जाएगी आ, यानी ये अ हट गया, इसलिए संधि है। तो हिमालय में देखिए, सांगोपांग में देखिए, सारी बातें लागू हो रही हैं। ये 1 से अधिक शब्द है, नंबर 1, ये सब सार्थक है। 100 मतलब के साथ, अंग मतलब अंग, उप यानी उपसर्ग, ये सब सार्थक भी हैं, हिम भी सार्थक है, आले भी सार्थक है, ये तत्सम भी है, इसीलिए। अच्छा, दोनों के बेलन ध्वनि परिवर्तित भी हो रही है। यहाँ देखिए अ मिल के आ हो रहा है, ध्वनि बदल गई। यहाँ 2 अ था, 1 आ बन गया, यहाँ अ था, यहाँ आ बन गया। देखिए अ और उ, अ उ अलग अलग हैं, अ मिल के ओ हो गया, देखो ध्वनि बदल गई। यहाँ अ मिल के आ हो गया, ध्वनि बदल गई, यानी अ आ बन गई। तो ये सारी बातें इनमें लागू हो रही हैं। इसलिए हमारी परिभाषा हो गई शब्द की, इसकी संधि की, कि भाई ऐसे सार्थक शब्द जो 1 से अधिक हों, आपस में मिलते हों, ध्वनि को परिवर्तित करते हों, तो वहाँ संधि होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक और शब्द लेता हूँ जिसमें आप देखेंगे, जैसे देखिए पुनर्धन मिलन है। अब पता, इन दोनों के मिलने से शब्द बनेगा पुनर्मिलन, पुनर्मिलन। पुनर् नाम का एक अव्यय है, पुनर् क्या है? एक अव्यय शब्द है संस्कृत का और हिंदी का, और इस पुनर् के साथ मिलन मिला है। देखो पुनर् शब्द और मिलन शब्द दोनों तत्सम हैं, 1 से अधिक हैं, और र जो है मौ के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कोई ध्वनि परिवर्तित नहीं हो रही है, इसलिए ये संधि का उदाहरण नहीं है। क्योंकि जो परिभाषा है ना, परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है, ध्यान से देखिए, परिभाषा है एकाधिक सार्थक तत्सम शब्दों के मिलन से यदि ध्वनि परिवर्तित हो तो उसे संधि कहते हैं। ध्वनि परिवर्तन होनी चाहिए। आप देखिए इसमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं है, र यहाँ था, र ऊपर चढ़ गया, बोलने में तो आ ही रहा है पुनर्मिलन, इसलिए पुनर्मिलन में संधि नहीं है। तो ये हमने संधि की परिभाषा सीखी, जानी, क्योंकि एक बहुत बड़े सफल दार्शनिक ने कहा है, आपके पास कुल्हाड़ी हो और वन काटने के लिए कहा जाए
तो वन काटने में आपके पास यदि 5 घंटे का समय है तो दार्शनिक ने कहा आपको 2.5 घंटे उस कुल्हाड़ी की लकड़ी को और कुल्हाड़ी के धार को तेज करने में लगाना चाहिए। यदि आप 2.5 घंटे तेज करके कुल्हाड़ी की धार को डंडे को ठीक करके काटने जाते हैं तो हो सकता है आप 100-200 पेड़ काट लें, और पता चला हड़बड़ी में आप सीधे कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए, जोड़ने लगे, करने लगे, तो 2-4 पेड़ भी मुश्किल से कट पाएगा आपसे। इसलिए अच्छे गुरु से पढ़ने का मतलब यही होता है, अच्छी संस्था से पढ़ने का मतलब, जिम्मेदार लोगों से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप बेसिक बात को बढ़िया से सीख लें ताकि आने वाले सारे समस्याओं के विषय में ठीक से निर्णय ले सकें, है ना। तो हमारा जो ये परिभाषा है, परिभाषा देखो इतनी बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले मैंने आपको बताया आरपीएससी का जो नेचर है वो इस तरह से 50 सरल बच्चे क्या है 50 सरल सीख जाते हैं, वो गाना गाने लग जाते हैं, फिर धक्के दे के। अभी मेरे पास 5-7 कॉल आए हैं, सब ने मेंस दिया हुआ है, सब ये सब ये वाले थे, सब 50% वाले थे। वो 50% अच्छा करके आ रहे हैं, इधर इनकी दाल गल ही नहीं रही है। आप इतना इसको कितना भी कर लोगे, आप इससे क्या करोगे, आप केवल और केवल 5 लाख बच्चों में से 4 लाख में शामिल होगे, और यदि इसको कर लेते हो तो लास्ट के 1000 में शामिल होगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये केवल संधि में नहीं है, ये प्रत्यय में भी है, उपसर्ग में भी है, विलोम में भी है, पर्याय में भी है, शब्दयुग में भी है, वन वर्ड में भी है, सब में है ये टेंडेंसी। तो आपको इस पे भी, इसको तो सीखना ही है, इसको भी। तो आइए, हम परिभाषा कर चुके हैं, इसको समझ चुके हैं कि क्या परिभाषा है, क्या चीज़ है। अब हम आते हैं भेदों के ऊपर। तो भेद देखिए, हमारा भेद है, संधि का जो भेद है ना, वो भेद देखिए। संधि की परिभाषा हो गई, संधि भेद देखिए। संधि भेद में नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, 5 अयादि संधि। ये 5 संधियां हैं। इन पांचों को हम स्वर संधि के रूप में जानते हैं। ये पांचों क्या हैं, स्वर संधि हैं। तो हम इसको कह सकते हैं स्वर संधि 1 हो गई, है ना। फिर हमारी दूसरी संधि है, इसका नाम है व्यंजन संधि, है ना। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, इसके भी नाम 4-5 हैं, और मेरे समझ में नहीं आता, लोग इसकी चर्चा तो करते हैं, व्यंजन संधि की नामों की चर्चा पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं है। तो इसका भी एक नाम है भाई, जब इसको खोल रहे हो आप तो इसको भी खोलना पड़ेगा। तो इसमें देखिए, इसमें संधि है, एक तो है जस्तु संधि। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बता दूं क्योंकि नई चीज़ है, ये पहल संस्था के 4th पेपर की खास बात है। आप इसमें नाम देखेंगे, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि प्रश्न आ जाए फिर आप पढ़ना शुरू करो। हम चाहते हैं पहले हमारा प्रश्न कर लो, फिर संसार का कोई भी हिंदी का प्रश्न हो सबको बढ़िया से कर सको। तो व्यंजन संधि में हमारा पहला नाम है जस्तु संधि, जस्तु, है ना। इसी का नाम है घोषीकरण, इसका नाम है घोषीकरण। एक है चर्तु संधि, 2 नंबर है चर्तु, इसी का नाम है अघोषीकरण। नामकरण की चर्चा कर रहे हैं हम, अभी कोई संधि शुरू नहीं कर रहे हैं। और फिर हमारे पास है नंबर 3 च्युत्तु संधि, च्युत्तु। तो ये तो आप सब जानते हैं इस चीज़ को कि सही 5 संधियां हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है कि व्यंजन में भी 4-5-6 ऐसे प्रभेद हैं। तो मैं इसको व्यंजन को अगले पेज पे लेके चल रहा हूँ, इसको देखिए आप। तो व्यंजन में जो है ना, व्यंजन को अलग से फिर से ले लेते हैं। अभी आया था एक जस्तु संधि,
एक चर्तु संधि, एक च्युत्व संधि, एक ष्टुत्व संधि, एक पूर्व सवर्ण, परसवर्ण, अनुस्वार, संधि तो नहीं है लेकिन हम संधि के रूप में भी मान सकते, अणत्व संधि, सत्व संधि, है ना, आगम संधि। तो मोटे तौर पे आप व्यंजन संधि में जाएंगे तो व्यंजन संधि मोटे तौर पे ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ये 10 चीजें देखने को मिलेंगी। और चूंकि पढ़ना तो सारा ही है, देखिए जब तक आप, नंबर क्या होता है, बिखरा हुआ होता है, एक एक नंबर, दो दो नंबर को इकट्ठा करना पड़ता है, और आपको पढ़ना तो पड़ेगा, झक मार के पढ़ना है यदि नंबर पूरे लाने हैं तो। रही बात नाम की, तो नाम अभी तक तो देखो पूछा नहीं है प्रश्न कि भाई नाम बताओ, लेकिन कल को नाम पूछ दे तो क्या क्या पता उनका, क्योंकि 2008 में उन्होंने अचानक ऐसा प्रश्न पूछ दिया था आरएस में, जिसमें पत्र की बात थी। उन्होंने पूछा था कि इस पत्र का प्रारूप लिखो। हमारे यहाँ अब तक जो होता है ना, जैसे आपसे अधिसूचना पूछी तो पूरी अधिसूचना लिखनी पड़ती है, 10 नंबर का प्रश्न होता है। और उन्होंने 2008 में पूछा था 2 नंबर सूचना बताओ, 2 नंबर परिभाषा बताओ, 2 नंबर प्रारूप लिखो, ऐसा करके तोड़ तोड़ के प्रश्न पूछ लिया था। बच्चे हक्के बक्के रह गए थे। 2013 में फिर से रिपीट हुआ ये। और भाई पढ़ना तो है ही, यदि इसको हम थोड़ा सा, संधि तो सीखना ही सीखना है, बस थोड़ा सा नाम और याद रख लेंगे, क्योंकि आपको संधि सीखते समय स्वर वाली बात तो पूरी मालूम है कि भाई ये दीर्घ होता है, ये गुण होता है, ये वृद्धि होती है, आयादी होती है, इसमें ये नाम ध्यान रखना पड़ेगा। तो यदि इसको जान जाते हैं तो पढ़ते समय ही थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये संस्कृत के नाम हैं और इसके पीछे कोई बड़ा कोई लॉजिक ज़बरदस्त है, और कुछ भी आपको कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। अब जैसे शत्व है, तो शत्व में क्या होता है, षटकोण का 100 आता है, इसलिए शत्व संधि नाम है इसका। जैसे देखिए एक संधि पूछ दी उन्होंने, विषम पूछा, वी धन सम, ये संधि रूप आ गया। और पता है ये व में जो ई है इसकी वजह से षटकोण का 100 बन जाएगा, तो क्या हो गया ये विषम। अब ये बताओ, इसको यदि शत्व संधि बोल रहा हूँ मैं तो क्या अपराध हो गया, कौन सी कठिनाई आ गई इसमें। अभी पिछली बार आपसे पूछा था अणत्व संधि, पिछली बार इससे पहले वाले एग्जाम में पूछा था शूर्पणखा, शूर्पधन नखा पूछा था, है ना। और ये र की वजह से न बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा पता है, ये बन गया शूर्पणखा। ये कौन सी संधि है, यणत्व संधि, ये रहा यणत्व संधि है ये। अरे भाई 9 को 9 किया तो अणत्व संधि, ये कौन सी बड़ी बात हो गई याद करने में, क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है। अनुस्वार संधि देखो आप, ये देखो परम है और आगे परा है। अब मौ को अनुस्वार हो जाता, नियम सीखेंगे हम आगे चल के, मौ को अनुस्वार होता आगे व्यंजन हो, तो मौ को अनुस्वार कर दीजिए तो क्या बना, परंपरा। अरे रोज लिखते हैं हम लोग, अनुस्वार क्या तो अनुस्वार संधि, णत्व क्या तो णत्व संधि, श क्या तो सत्व संधि। ऐसे इन संधियों का नाम है सबका, कुछ भी क्लिष्ट नहीं है। अच्छा, ये सब संधि नाम बताने में जोर पड़ता है लेखकों को, कन्फर्म पूरी बात बताने में। सबका अलग अलग सूत्र है। मोनुस्वारः, इसका सूत्र है अट कुप्वांग नुम बिवाय पी, इसका सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। सबको याद नहीं होता है, इसलिए वो घसर फसर करके नहीं ले जा खाने के लिए बोल देते हैं। सिंपल है यदि आपको पूरा ओरिजिनल बात मालूम हो तो ये सारी बातें हम लेंगे। ये हमारा दूसरा भेद था, है ना। व्यंजन संधि कौन सा भेद है, दूसरा भेद है। हम तीसरे भेद पे आते हैं। देखिए संधि का तीसरा जो भेद है वो बड़ा जोरदार है, उसका नाम है विसर्ग संधि। हिंदी में, संस्कृत में विसर्ग और स्वादि ये 2 नाम हैं। संस्कृत में 2 नाम हैं, 4 संधियां हैं यहाँ पे, लेकिन हिंदी में इन दोनों को मिला के विसर्ग में शामिल किया गया है ना। विसर्ग संधि के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या होता है, विसर्ग का लेन देन है।
विसर्ग क्या है? जैसे विसर्ग है ना, इस विसर्ग को कई बार आप करते हो र, इसको आप कई बार करते हो षटकोण का स, आप कई बार इसके करते हो सपेरा का स, आप कई बार करते हो विसर्ग को जीरो, आप बहुत बार विसर्ग को ओ भी करते हो, और कई बार विसर्ग को आप इसमें भी परिवर्तित करते हो। तो 1 2 3 4 5 6 ये विसर्ग 6 रूपों में बदलता है। और ऐसा भी होता है, ये र विसर्ग बनेगा, ये श विसर्ग बनेगा, ये स विसर्ग बनेगा, ये कुछ नहीं है वो भी विसर्ग बनेगा, ये ओ है विसर्ग बनेगा या र बनेगा, ये श है ये विसर्ग बनेगा। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास शब्द है प्रातर धन काल, ये जो र है विसर्ग बना तो क्या बनेगा? प्रातः काल, है ना, इस तरह से। ये जीरो का देखिए, जीरो कैसे बन रहा है, ये देखिए, अतः अतएव शब्द है, ये जीरो है, यहाँ पे आपको कुछ भी विसर्ग से दिखाई नहीं दे रहा है। जब इसे तोड़ोगे आप तो बनेगा अतः धन एव, ये देखिए विसर्ग आ गया, ये विसर्ग का जीरो बन गया यहाँ पे। तो आपका जो विसर्ग है ना वो 1 2 3 4 5 6 रूप में बदलेगा। ये जो 6 रूप है बदल बदल के, यानी ये आपस में र के स्थान पे विसर्ग, विसर्ग के स्थान पे स, ये आपस में लेन देन चलता रहता है। ये कुल मिला के बहुत ही भ्रांत कर देने वाला पूरा सिस्टम है। तो इसको समझ जाने के बाद आप विसर्ग संधि पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो भेद कितने हो गए? स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण आदि। और यण संधि के बाद, स्वर संधि के बाद आपने देखा, देख लो आप, साफ साफ देखो, ये रहा आपका व्यंजन संधि, जस्त्व, चरत्व, श्चुत्व, ष्टुत्व, पुरुषवर्ण, परसवर्ण, अनुस्वार। मैंने बताया कैसे इजी नाम है इसका एकदम, है ना। अब जैसे आप कहेंगे कि सर आपने 3 सरल बता दिए, ऊपर वाले नहीं बताए। ऐसा कुछ नहीं, मैं एक तरफ से लेता हूँ, परसवर्ण लेता हूँ। चलिए परसवर्ण ले रहा हूँ मैं। परसवर्ण का मतलब होता है परले वाले अक्षर जैसा अक्षर हो जाना। जैसे हमारे पास शब्द है परम धन तप है, परम धन तप है, और आपको बढ़िया से पता है कि त थ द ध न, तवर का पंचम अक्षर क्या है? न है। अब देखिए जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार के स्थान पे पर सवर्ण, पर में क्या अक्षर है? पर में त है। इसका जो अनुस्वार है ना, इसका उच्चारण स्थान नाक है। क्या है? नाक है, नासिका है। और तवर्ग में जो 5 अक्षर हैं, देखिए 5 अक्षर, इसमें कौन सा अक्षर ऐसा जिसका उच्चारण स्थान नाक है? तो आप पाएंगे तवर्ग में जो तथ तथ न है, इस न का उच्चारण स्थान इसके अनुस्वार से मिलता जुलता है। इसलिए इस अनुस्वार के स्थान पे पर सवर्ण, यानी पर में जो न है, पर में जो इसके ग्रुप में, इस खानदान में जो छोरी बैठी है नौ वाले की कुंडली इस छोरे की कुंडली से मेल खा रही है। इसलिए अनुस्वार के स्थान पे ये न किया जाएगा, तो नहीं किया जाएगा, थ नहीं किया जाएगा, द नहीं किया जाएगा, ध नहीं किया जाएगा। हम न को करेंगे। क्यों? कि अनुस्वार रूपी जो दूल्हा है उसके स्थान पे न रूपी जो दुल्हन है वही सटीक बैठती है। क्यों बैठती है? क्योंकि दोनों की कुंडली मिल रही है, दोनों का एज ग्रुप मिल रहा है, दोनों का शिक्षा दीक्षा मिल रही है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कैसे? इसका उच्चारण स्थान नाक है, उसका उच्चारण स्थान नाक है। तो ये कई चीज़ें मेल होने के कारण हम अनुस्वार के स्थान पे क्या करेंगे? न कर दिया हमने, तो क्या बन गया? परंतप। परंतप एक संधि है। क्या नाम है उसका? परसवर्ण। परला जो अक्षर त था उसके ग्रुप के अक्षर को हमने अनुस्वार के स्थान पे रखा। अब इसमें कौन सी फारसी पढ़नी पड़ रही है? सिंपल सी बात है। पूर्व सवर्ण में ऐसा ही है, पूर्ववर्ती जो अक्षर है उसके स्थान पर, अगले के स्थान पर पूर्व जैसा कोई अक्षर रख देते हैं तो परसवर्ण हो जाता है।
तो ये जो संधि है ना, अब खाली सुनने में कठिन लग रहा है, ये बहुत ही प्यारी संधि है। आपके दिमाग के कचरा को एकदम साफ कर देने वाली संधि है। 2 2 4 4 4 8 वाला सिद्धांत इसमें लागू होता है। इसलिए नामकरण भी हमें ध्यान रख लेने से क्या है कि बहुत फायदा होगा। जैसे आगम नाम है, यहाँ पे देखिए, आगम का मतलब होता है बीच में आना। आगम, आइए साहब, आपका शुभागमन बोलते हैं, तो आगमन आना होता है। तो आना कैसे होता है, देखिए हमारे पास शब्द है, देखिएगा हमारे पास शब्द है प्र, और फिर इधर है छादन। पता है आगे जब भी छ होता है तो स्वर के बाद च का आगम हो जाता है। देखिए च को ले आते हैं बीच में, देखिए क्या हो गया, ये रहा, ये देखिए प्रच्छादन। प्रच्छादन का मतलब हो गया ठीक से ढकना। ऐसे आ लीजिए, आ है, छादन है, क्या बनेगा, तो बीच में च घुसाया, तो बीच में इस तरह से जो च घुसाता है उसको आगम कहते हैं। कई बार आगम संधि में सौ भी घुसाता है बीच में। जैसे देखिए आगम संधि को हम यदि और स्पष्ट समझते हैं तो देखिए इस 10 नंबर को समझेंगे। जैसे हमारे पास है सम और कृत, आप देख रहे हो सम धन कृत में बीच में सौ नहीं है, लेकिन नियमानुसार जब जब कृत वगैरह अक्षर आगे होंगे, सम उपसर्ग होगा तो बीच में स घुसाता है, तो स को घुसाने को आगम संधि कहते हैं। तो बीच में देखिए किसी अक्षर का स नहीं हो रहा है, बल्कि ये स जो है ना अलग से आ रहा है, ये देखिए अलग से टपक पड़ा, ये तो बीच में अलग से टपक पड़े उसे आगम संधि कहते हैं, सम स कृत। और बाद में आपने देखा था मौ का अनुस्वार होता है। ये जो अनुस्वार नियम है ना, कहाँ गया ये वाला नियम, ये जो अनुस्वार नियम है, मौ को अनुस्वार होता है, तो इस अनुस्वार हो गया तो क्या बन गया, संस्कृत बन गया। ये देखिए संस्कृत ऐसा शब्द बन गया। तो मैं कोई संधि अभी नहीं सिखा रहा आपको, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि जो नाम है ना, नाम, ये सारे नाम एक निगाह डाल देने के बाद संधि आपकी और भी सरल और सहज हो जाएगी, है ना। तो मैं इन्हीं संधियों की चर्चा करना चाह रहा था। और एक चीज़ और है इस संधि के क्रम में, एक समास भी होता है जो आरएस में तो नहीं है, लेकिन संधि क्या है, समास क्या है, यह हमें जान लेना चाहिए। ये संधि जो है ना शब्द शुद्धि में आपके बहुत बड़ा सहयोगी है। शब्द शुद्धि में, शब्द शुद्धि अपने सिलेबस में है, और शब्द शुद्धि सिलेबस में नहीं है। शब्द शुद्धि तो सिर चढ़ के बोलता है, पूरा का पूरा हिंदी कुछ भी लिखोगे आप, शुद्ध हिंदी नहीं लिखी तो आपका प्रभाव कम हो जाएगा। और समास जो है ना, ये समास भी आपके शब्द शुद्धि में बहुत ज़्यादा सहयोग करता है, शब्द शुद्धि। तो हम केवल उसी रूप में समास से सहयोग लेंगे। अब जैसे देखिए हमारे पास शब्द है, एक शब्द बनता है, देखिए शशि चंद्रमा वाचक एक शब्द है, ये सही है या ये सही है, ये देखिए शंका रख रहा हूँ मैं। दूसरा देखिए हमारे पास कईयों का नाम आप देखेंगे शशिकांत नाम होता है कईयों का, तो क्या शशिकांत ये सही है या शशिकांत ये सही है? आप कंफर्म बता सकते हो? नहीं बता सकते आप, इसका मतलब आपका शब्द शुद्धि गलत चल रहा है। आप आगे देखिए हमारे पास प्राणी, आपने कईयों में से 10वीं 9वीं सबने पास की है, सब लोगों ने प्राणी शास्त्र पढ़ा होगा, जूलॉजी पढ़ी होगी, तो प्राणी शास्त्र या प्राणी विज्ञान ये सही है या प्राणी शास्त्र ये सही है? प्राणी ये वाला सही है या प्राणी ये वाला सही है? शंका है ना। तो शब्द शुद्धि में आप पारंगत हो सको इसके लिए हमें संधि भी आनी चाहिए, समास का भी एक सामान्य पर, समास मुश्किल से आधे घंटे का टॉपिक है, इससे संबंधित बात कैसे सही और गलत है देखिए हम देखते हैं। शशि शब्द ये वाला सही है, ये वाला गलत है। हम जब आगे बढ़ते हैं शशिकांत ये वाला सही है,
ये वाला गलत है, 100% गलत है। मेरा जब गलत लगता है इसका मतलब 100% गलत है। ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे ना तो हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये परंपरा पाणिनि की हजारों साल से स्थापित है, ठीक है ना। तो ये शशि सही है, ये शशि। अब कोई कहे वो किताब में, वो किताब, यार अरे किताब किसने लिखी है? भगवान पाणिनि ने थोड़ी लिखी है, भट्टोजी दीक्षित थोड़ी लिखी है, हम जैसे किसी साधारण व्यक्ति ने लिखी है। इसलिए साधारण व्यक्ति जब लिखता है, जब नियम नहीं जानता है तो गलत सलत लिखता है, और उसका अनुकरण करने वाले भी गड्ढे में जाते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, आप समाज का ज्ञान नहीं होने की वजह से आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्राणी शास्त्र ये सही है, ये गलत है, प्राणी ये सही है, ये गलत है। तो ये तो गजब हो गया, क्योंकि हम इसको गलत बता रहे हैं, इसको सॉरी शशि को गलत बता रहे हैं, यहाँ शशिकांत को सही बता रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? तो इसका बड़ा सरल सा नियम है। अब आपको याद आ जाएगा। देखिए एक शब्द और लेता हूँ मैं, मंत्री शब्द कैसे लिखते हैं? मंत्री शब्द हम ऐसे लिखते हैं। और मंत्रिमंडल कैसे लिखते हैं? मंत्रिमंडल हम ऐसे लिखते हैं। ये भी गड़बड़ हो गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। तो इसके लिए नियम ये है कि वास्तव में आप देखेंगे, मैं नियम बताता हूँ। देखिए समाज की छोटी सी बात है, इसमें शब्द शुद्धि की बात है। बात ये है कि जो मूल शब्द है ना वो मंत्रिण है, ध्यान देना। वो शब्द क्या है? मंत्रिण है। मूल शब्द क्या है? शशिन है। जिसके पास सस है उसको शशिन कहते हैं। मूल शब्द क्या है? प्राणिन है। मूल शब्द क्या है? योगिन है। ये मूल शब्द है। और समास का नियम है, संधि का नियम है, जब कोई शब्द जुड़ता है ना तो मूल से जुड़ता है। अब देखो ये जो शब्द है ना, इस शब्द का जो स्वतंत्र रूप है वो मंत्री बनेगा, है ना, ये मंत्री बनेगा। इसका एक और रूप क्या बनेगा? शशि बनेगा। इसका रूप क्या बनेगा? प्राणी बनेगा। आप यदि अकेले प्रयोग कर रहे हो इसका तो इस तरह से बनेगा, योगी बनेगा। और खबरदार यदि आपने समास किया, समास का मतलब होता है कोई नया शब्द जुड़ना। यदि आप कोई नया शब्द जोड़ते हो तो वो जो नया जुड़ाव होगा इससे नहीं होगा, ये मूल से होगा। देखो ये जो है ना ये ओरिजिनल है, ये तो बाद का बना हुआ है, ये +1 है, ये ओरिजिनल ये है। यदि कोई शब्द जुड़ेगा तो शब्द को जब किसी शब्द से जोड़ते हैं तो समास कहते हैं उसको। दो शब्दों को जोड़ने को समास। राम जी का भक्त, राम भक्त, जी हट गया, का हट गया, राम भक्त बन गया। तो ये जो शब्द है, कोई नया शब्द यदि जोड़ते हो तो समास कहलाएगा। तो हम जब जोड़ते हैं ना तो मूल शब्द में जोड़ते, इसे कहा जाता है मूल शब्द। इसे क्या कहेंगे हम? मूल शब्द। बस छोटा सा नियम है, कभी भी हिंदी भाषा में जब कोई शब्द जुड़ता है तो मूल से जुड़ता है। हमारे घर में कभी भी कोई विशिष्ट व्यक्ति आएगा तो वो मूल पुरुष से मिलेगा, है ना। किसी बच्चे से मिलके नहीं जाएगा कोई भी व्यक्ति। बच्चे से मिलके जाएगा दुनिया भर का आफत हो जाएगा, या बच्चे से क्या मिलके गया वो। कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति आता मिलता है तो घर के मुखिया से मिलेगा, मूल व्यक्ति से मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब कोई नया शब्द आ रहा है तो इससे नहीं मिलेगा, ये तो विकृत शब्द है, ये तो बाद में बना हुआ, मूल शब्द से मिलेगा। तो चलिए मैं मिलाता हूँ। मंत्री शब्द से हमने परिषद जोड़ा, ठीक है। मंत्री शशि शब्द से हमने शेखर जोड़ा, ठीक है ना, ये हमने शेखर जोड़ा। समझिए चीज को। प्राणिन शब्द से हमने विज्ञान जोड़ा। जो भी जुड़ा होगा इससे नहीं होगा। योगिन शब्द से हमने राज जोड़ा, सब इससे जुड़ा। और बाद में भाषा का नियम है, इसमें नौ का लोप हो जाता है। नौ का लोप होने के बाद क्या बचा देखना, ये बनेगा मंत्री परिषद। यदि आपने ऐसा लिखा तो आप शुद्ध लिख रहे होंगे। शशि शेखर, क्या होगा? शशि शेखर, ऐसा होगा। ये क्या होगा? प्राणी विज्ञान।
ये क्या होगा? योगी राज। टाइम हो गया। तो इस तरह से मूल शब्द से जोड़ के हम चीज़ों को, जब हम संधि शुरू करेंगे, अभी देखो संधि शुरू नहीं की, पृष्ठभूमि ली है मैंने, ताकि आपको, मुझे क्या, आप लोगों को विजयी बनाना है। और आप ऐसे बोलो कि यार चौथे पेपर की वजह से मैं कुछ कर पाया। मेरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो हमारे यहाँ है ना, हमारे लिए, हमें प्रतिस्पर्धी हैं वो, उनसे हमें आगे जाना है ना, ये है। तो हमें स्वयं से प्रतिस्पर्धा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना, हिंदी और अंग्रेजी और फोर्थ पेपर में इतना अच्छा करे कि वो शानदार काम हो जाए। शब्द शुद्धि का ये प्रकार सीख लेने के बाद अब आप थोड़ी ना जाओगे कि फलना किताब में ऐसा लिखा, योगी गी लिखी है ना, बड़ी लिखी है ना, ये लिखी है। तो किताब में तो गलतियों की भरमार है, और हमें जो 10% थोड़ा सा आगे जाना है, वो 10% का मामला ढीला पड़ जाता है इसकी वजह से। इसलिए हमने दृढ़ता से इससे सही कहा, इसको गलत कहा, इसको सही कहा, इसको गलत कहा, है ना, इसको सही कहा, इसको गलत कहा। क्योंकि मूल शब्द ये है, जब ये जुड़ता है तो इसके साथ जुड़ता है। हाँ, जब अलग लिखा जाता है तो इस रूप में लिखा जाता है। तो ये रूप इसका अकेले के लिए सही है, ये रूप इसका दो के साथ सही है। आप देख रहे हो, 1+1 में ये सही है, और केवल अकेले के लिए ये सब सही है। तो जैसे भी समझो आप, समझना आपको। तो ये, तो मैं आज अपने को यहीं पर विरमित करता हूँ। आज का जो पाठ था, संधि वगैरह के माध्यम से कैसे शब्द शुद्धि होती है, उसका हम विश्लेषण कर रहे थे। मैं कल संधि लेके, बिल्कुल विधिवत सारी संधियों को लेके चलेंगे। अच्छा, हमारी विशेषता केवल संधि सिखा देना नहीं, हमारी विशेषता ये है कि हम तुम्हारा प्रैक्टिस भी खूब कराएं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, 4 नियम सीखने से नहीं होता है। नियमों के आधार पर हजारों प्रयोग बनते हैं। तो हम अपने विजुलाइज कर लेते हैं कौन कौन शब्द आ सकते हैं, कौन सा आया हुआ है। तो आप कम समय में, कम परिश्रम में आप चीज़ों को पार कर ले। तो मैंने पहले भी कहा था, आप अकेले पढ़ सकते हैं, लेकिन अकेले पढ़ेंगे तो 2 साल लगेगा। आप हमारे साथ चलेंगे तो 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। तो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के नया नया प्रयोग करते रहो, है ना। आप नए सिरे से बिजली का पंखा बनाने बैठोगे तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। अरे 1000 रुपये दो, पंखा लाओ, चलाओ। तो जो मूर्ख हैं, जो पंखा बनाते रहते हैं बैठ के, है ना। तो आप ज़्यादा समय खराब मत करो। आपके समय बचाने के लिए, आपको टॉपर बनाने के लिए हम लोग हैं। तो बस आज यही समाप्त करता हूँ मैं, और आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।